और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एनसीईआरटी के सारे सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद अब बारी आ रही है एससीईआरटी की। क्योंकि आपको पता है साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ईवीएस में भी है, जो आपका प्योर साइंस में भी है, जो थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में भी घुसा हुआ है। क्योंकि साइंस एक कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे आपका यूपी टेट रहा हो, चाहे आपका सुपर टेट रहा हो और चाहे आपका सी टेट रहा हो, सभी एग्ज़ाम्स में ईवीएस कॉमन सब्जेक्ट है जो कि आता ही है। तो साइंस के एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ ख़त्म होने के बाद अब हम आ चुके हैं एससीईआरटी पे। एनसीईआरटी की किताबें ईज़िली अवेलेबल हैं सबके पास, लेकिन एससीईआरटी की किताबें अवेलेबल नहीं होती हैं। इसलिए मैं पूरी की पूरी एससीईआरटी किताब ही आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ, ताकि आपको किताब भी मिल जाए और आपको मेन कंटेंट भी समझ में आ जाए। ये सीरीज़ दोनों लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों और चाहे वो बच्चे जो वाकई 6th क्लास की एससीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट बिना किसी बकवास के। पाठ 1 आपके सामने दिया हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का, तो फटाफट देख लेते हैं। तो हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ऊपर से ठंडी, ठोस एवं कठोर दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये अंदर से कैसी है? तो चलिए जानते हैं फटाफट। हम जानते हैं कि लगभग 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। हमारी पृथ्वी भी सौर मंडल का के 8 ग्रहों में से एक है। तो याद रखिएगा, पहली बात आती है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, उसमें 8 ग्रह होते हैं, जो कि बच्चों वाला चीज़ है, सबको पता है। पहले 9 हुआ करते थे, उसके बाद प्लूटो को हटा दिया गया, अब 8 ग्रह ही बचे हैं। उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म गैसों और धूल के कणों से बनी आग के दहकते हुए गोले के समान थी। करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना और घनघोर वर्षा फलस्वरूप धीरे धीरे पृथ्वी ऊपरी परत ठंडी हुई, परंतु पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है। आइए करके देखें। तो करके देखने से हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको याद करना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की जा सकती है। पृथ्वी में भी प्याज की तरह कई परतें हैं जो भिन्न भिन्न मोटाई की हैं। यदि पृथ्वी को मध्य से आर पार काटें तो चित्र ऐसा बनेगा। ये आपको रट लेना है। ये सबको पता भी है कि हमारी पृथ्वी जो है वो क्रस्ट, मेंटल, कोर 3 हिस्सों में बटी हुई है। ये भी आपको पता हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों प्रकार के चित्र यहाँ पे दिए हुए हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है हमारा, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये रही हमारी कोर। इन तीनों को बहुत ध्यान से आपको समझ लेना है। दिया हुआ है। अब क्रस्ट, मेंटल, कोर जो है ये भी और बटी हुई हैं, जैसे बाह्य क्रोड। आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड, निचला मेंटल, ऊपरी मेंटल और भूपर्पटी। ये इतने हिस्सों में बटा हुआ है। भूपर्पटी सबसे ऊपरी परत होती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। इसी में सारी खेती, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। फिर मेंटल को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल में। और इसी तरीके से जो कोर होता है, जो सबसे बीच का हिस्सा होता है, जिसको क्रोड यहाँ पे कहा गया है, उसको भी हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, जो है बाह्य क्रोड और एक आंतरिक क्रोड। अब पेपर बहुत टफ हो सकता है, तो इतना पूछ सकते हैं कि वो कितनी कितनी गहराई तक दिए हुए हैं। तो ये देखिए 35 मीटर तक दिया गया है, फिर 700 मीटर तक ऊपरी मेंटल है, निचला मेंटल 2900 किलोमीटर तक की है, बाह्य क्रोड 52-59 किलोमीटर तक के लिए और आंतरिक क्रोड वो है 63-71 किलोमीटर तक। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिए। तो मेरे हिसाब से आप भूपर्पटी याद रखिए कि जो भूपर्पटी है, मतलब जो हमारा सबसे ऊपर क्रस्ट है, उसकी जो चौड़ाई है वो है 35 किलोमीटर। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए क्रस्ट, मेंटल, कोर और कैसे कैसे ये बटे हुए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अब आइए इसके बारे में हम लोग और डीपली पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है डीपली देख लेते हैं फटाफट। आपने देखा कि हमारी पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है, भूपर्पटी, मेंटल और कोर, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। भूपर्पटी की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे पतली ठोस परत होती है। भूपर्पटी की मोटाई विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है। समुद्र की तलहटी का निर्माण
करने वाले भूपर्पटी प्रायः 4 से 7 किलोमीटर मोटे होते हैं, जबकि महाद्वीपों की भूपर्पटी औसत 35 किलोमीटर तक होती है। कुछ पर्वतों के नीचे तो इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक भी पाई गई है। चट्टानों और मिट्टियाँ इस भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती हैं। इम्पॉर्टेंट ये है, रट लेना, याद कर लेना, सिलिका एल्यूमिनियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सियाल भी कहा जाता है। SI का मतलब सिलिका और AL का मतलब एल्यूमिनियम, तो इसको हम सियाल कहते हैं। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जो सियाल है वो किस परत को कहते हैं, तो याद करिएगा भूपर्पटी को सियाल के नाम से भी जाना जाता है। अगला देते हैं मेंटल। भूपर्पटी के नीचे एक बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है जिसे मेंटल कहते हैं। मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल में चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। यह भूपर्पटी को एक सीमा द्वारा अलग की गई है। इससे खोजकर्ता भूवैज्ञानिक मोहोरोविक, बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, के नाम से भी जाना जाता है। मतलब मोहो असांतत्य या फिर मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। मेंटल की ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल या फिर इसको हम एस्थोनोस्फियर कहते हैं। इसका विस्तार लगभग 400 किलोमीटर तक की गहराई तक रहता है और ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा धरातल पर आता है, इसका स्रोत ये दुर्बलता मंडल ही है। मेंटल की ऊपरी 700 किलोमीटर तक का भाग ऊपरी मेंटल तथा शेष भाग को निचला मेंटल भी कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता के कारण इसको हम सीमा के नाम से भी जाते हैं। तो दो चीज़ें याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इस मेंटल में से सबसे पहले बात आपको याद रखना है, ये भूपर्पटी एक सीमा द्वारा अलग की गई है जिससे इसके खोजकर्ता भूवैज्ञानिक मोहोरोविक के नाम से जानते हैं। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी बहुत महत्वपूर्ण है, पहला। और दूसरा आपको याद रखना है सीमा, क्रोड, जिसको हम कोर कहते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। क्रोड परत भी दो भागों में विभाजित है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः लोहा तथा निकेल से बना है। भारी धातुओं जैसे निकेल और लोहे से बनी के कारण इस परत को हम निफ या फिर नीफे के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आया था आपका सियाल, ये रहा देखिए सियाल, फिर आया था आपका सीमा और फिर आपका आया निफे। ये आपको रट के बैठना है। शैल, शैल ये चट्टान खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ है। ये विभिन्न आकृतियों, आकारों एवं रंगों में पाई जाती है। ये पत्थर की तरह कठोर और मिट्टी और रेत के तरह मुलायम भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि घर पर आपकी माँ जिस सिलबट्टे का प्रयोग मसाला पीसने के लिए करती है वह पत्थर का होता है। आप छोटी कक्षा में जिस स्लेट पर लिखते हैं वह पत्थर की बनी होती है। आपके गांव में लोग जिस भूमि पर खेती करते हैं, ये सब शैल या चट्टानों के अलग अलग प्रकार हैं। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि सोचिए चट्टानें सबसे पहले कैसे बनी होंगी। महत्वपूर्ण चीज़ें आने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अभी आपने पहले ऊपर सियाल, सीमा और निफे पढ़ा, इसी तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शैल के प्रकार, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल बहुत महत्वपूर्ण है। इंग्लिश वाले परेशान ना होइएगा, भले सब हिंदी में दिया है लेकिन उन्होंने बगल में इंग्लिश दी गई है और जहाँ पे प्रॉब्लम होगी वहाँ मैं उसको कन्वर्ट ज़रूर कर दूंगा। इग्नियस रॉक्स, आग्नेय लैटिन शब्द इग्निस का रूपांतरित है। इग्निस का अर्थ आग। चित्र को देखिए और आग्नेय शैलों के निर्माण की प्रक्रिया जानिए। चित्र में देखिए उड़ती हुई राख और धुआं जैसा पदार्थ निकला दिखाई पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। आग्नेय शैलों की रचना इन्हीं भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों को ठंडा होकर जमने में फलस्वरूप में होती है। तो याद रखिएगा, जो नाम ही है आग्नेय, मतलब अग्नि से थोड़ा आप जोड़ सकते हैं कि ये निकली जो अंदर से, इसी से ये इग्नियस रॉक्स बनते हैं। ये तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले रूप में रहते हैं, अंदर वो गर्म रहते हैं। इसे मैग्मा कहते हैं। हर कोई जानता है कि जो लावा के तौर पे बाहर निकलता है वो मैग्मा कहलाता है। जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो उसे लावा कहते हैं। तो अंदर मैग्मा है, बाहर आया तो लावा। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो और डायोराइट आग्नेय शैल की प्रमुख उदाहरण है। याद रखिएगा,
क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से आग्नेय शैल का कौन सा प्रमुख उदाहरण है, जिसमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो और डायोराइट दिया होगा। रट के बैठिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको समझ में आएगा। पृथ्वी की भूपर्पटी का 2/3 भाग आग्नेय शैलों से बना है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं चट्टानों से अन्य चट्टानों का निर्माण भी होता है। तो प्राथमिक चट्टानें किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, हमारी आग्नेय चट्टानों को क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टानें कहते हैं, तो याद रखना है। आइए इनकी प्रमुख विशेषताएं जानें। तो अब देखते हैं कि आग्नेय शैलों की, आग्नेय जो हमारी चट्टानें हैं, इनकी क्या प्रमुख विशेषता हैं। तो आग्नेय शैल का कठोर होती हैं, अतः इसका अपरदन कम होता है। यह शैल रवेदार और दानेदार होती हैं। इन शैल के परत नहीं पाई जाती। आग्नेय शैल पर जीवाश्म नहीं पाए जाते। आग्नेय शैल का संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होता है और आग्नेय शैलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। परतदार या अवसादी शैल, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। आपने बरसात में बहते पानी को देखा होगा। पानी के साथ कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधे और पत्तियां तेजी से बहती दिखाई देती हैं। जब पानी का बहना बंद हो जाता है तो नालियों, सड़क के किनारे तथा गड्ढों में कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधों की पत्तियां, घास आदि जमीन में जमे हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार परतदार शैलों का निर्माण अवसादों या मलबा जमा करने से होता है। तो याद रखिएगा, जो इग्नियस थी वो मैग्मा से हो रही थी और यहाँ पर परतदार शैलों का निर्माण अवसादों या मलबा जमा होने से होता है। शैल के छोटे छोटे कणों को पवन, बहता हुआ पानी या फिर हिमानियाँ अपने साथ उठाकर या बहा कर ले जाती हैं और उन्हें समुद्र के तल पर भूभाग पर परतों में जमा करते हैं। इन जमी परतों की मोटाई हजारों मीटर होती है। आप 1.3 चित्र में देख सकते हैं, कई परतें दिखाई दे रही हैं। धरातल के 3/4 भाग में परतदार शैल पाई जाती हैं। लोयस का जमा वायु निर्मित परतदार चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट के बैठिएगा, ये लिखा हुआ है लोयस। ओके। हिमालय पर्वत जो भारत का पहरेदार कहलाता है, उसे परतदार चट्टान पाई जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा गया है बहुत बार कि जो हमारा भारत का पहरेदार हिमालय पर्वत है, उसमें परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। बलुआ पत्थर, स्लेट, चूना का पत्थर, कोयला, खड़िया, मिट्टी आदि चट्टानें परतदार चट्टान के उदाहरण है। तो ये सभी उदाहरण रट के बैठिएगा। अभी शायद आपको समझ में ना आए, बट पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। परतदार शैलों की विशेषताएं। परतदार शैल का निर्माण चट्टान चूर्ण तथा जीवाश्मों एवं वनस्पतियों के एकत्रीकरण से होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। परतदार शैलों में परतें पाई जाती हैं, परंतु ये शैल रवेदार नहीं होते। परतदार शैल प्राय मुलायम होते हैं, जिसे चीका मिट्टी, पंख, परंतु कुछ चट्टानें कड़ी भी होती हैं, जैसे बलुआ पत्थर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परतदार चट्टानों में खनिज तेल, कोयला एवं अन्य प्रकार की बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। अगला हमारा रूपांतरित शैल या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो एक जो थी जो मैग्मा, उससे आई, एक परतें जमा होने से आई। अब देखते हैं रूपांतरित। तो रूपांतरित शैल, जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, रूपांतरण से पता चलता है कि चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के स्वरूप निर्मित होती हैं। परतदार शैल तथा आग्नेय शैल में दाब और ताप द्वारा परिवर्तन के स्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। तो मतलब रूपांतरित किससे मिल रही है, तो आपकी इग्नियस और आपकी सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर ही मेटामॉर्फिक या फिर रूपांतरित आपकी चट्टान या शैल बन रहे हैं। रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान चट्टान का संगठन तथा रूप रंग बदल जाता है, परंतु चट्टान में किसी प्रकार के विघटन या वियोजन नहीं होता। उदाहरण के लिए कच्ची मिट्टी या से ईंट बनाना। ये आपके सामने कुछ दिया गया है। पता करें कि आपके घरों में लगने वाली ईंट का निर्माण कैसे हुआ है। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान किसमें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। ये सारे याद करके आपको बैठने हैं। तो ग्रेनाइट का रूपांतरित चट्टान नीस होता है। बालुका पत्थर का रूपांतरित चट्टान क्वार्टसाइट होता है। चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान संगमरमर है और कोयले का ग्रेफाइट या फिर हीरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि जो रूपांतरित शैलें हैं उसमें आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से ग्रेनाइट का रूपांतरित चट्टान कौन सी है। तो आपको बताना होगा कि ये ग्रेनाइट की नीस एक रूपांतरित चट्टान है। बालुका पत्थर में क्वार्टसाइट जो है वो एक
पत्थर है, और चूना पत्थर को जब अगर आप रूपांतरित करेंगे तो वो संगमरमर में बदल जाता है, और कोयले को जब हम रूपांतरित करते हैं तो फिर वो ग्रेफाइट या फिर हीरे में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। रूपांतरित शैल की विशेषताएं क्या हैं? तो रूपांतरित चट्टानों ताप व दाब के द्वारा बनती हैं। इन चट्टानों में कठोरता अधिक होती है, जिससे ये चट्टानें जल्दी नहीं टूटती। इंपॉर्टेंट है, ये चट्टानें मूल्यवान पत्थर संगमरमर से लेकर हीरा, नीलम, माणिक जैसे रत्न प्रदान करते हैं। इसका मतलब ये सभी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, चाहे वो हीरा हो, चाहे वो नीलम हो, चाहे वो माणिक हो, ये सब जो है रूपांतरित हैं, ये स्वयं में पाई नहीं जाती। अब आपके सामने एक इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, ये सब आप पीछे पढ़ चुके हैं कि बलुआ पत्थर, संगमरमर ये किस प्रकार की चट्टानें हैं, अभी आप पढ़ के आए हैं। चौक, स्लेट, ग्रेफाइट ये भी अभी आप पढ़ के आए हैं। कोयला, हीरा, चीका मिट्टी, लावा मिट्टी, लोयस मिट्टी ये सब अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं, और ये किस प्रकार की चट्टानों से बनता है, तो अभी आपको इसको भरना है। और अपने आपने पिछले कुछ जो मिनट में आपने पढ़ाई करी, कितनी पढ़ा, वो आप यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। छोटा सा चैप्टर था, बहुत महत्वपूर्ण था, कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनको दोबारा देखते हैं फटाफट। तो सबसे पहले आपको याद ये रखना है कि जो हमारी पृथ्वी है ये 3 हिस्सों में बटी हुई है। ऊपर पट्टी, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल, करोड़ में माफ़ करिएगा। फिर सियाल, सीमा, निफे और मोहो डिसकंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखे जाइएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रॉक्स। तो कितने प्रकार के? 3 आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। आग्नेय मैग्मा से बन रहा है, ये आपको याद रखना है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, डायोराइट ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, और कुछ विशेषताएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सेडिमेंट्री रॉक मतलब अवसादी शैलों की बात करें तो ये परतों के जमा होने से होती है, और इसके भी एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं। बलुआ पत्थर, स्लेट, चूना पत्थर, कोयला, खड़िया मिट्टी आदि सब आपको याद रखने हैं। सीधे प्रश्न पूछा जाता है, इसकी विशेषताओं को याद रखिएगा। और ब्लास्ट आता है आपका रूपांतरित मतलब मेटामॉर्फिक, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सारे एग्जाम्पल आपके सामने ये भी दिए गए हैं कि कौन कौन सी चीज़ों से को कन्वर्ट कर कर आपको मेटामॉर्फिक रॉक मिलते हैं। नीस, ग्रेफाइट, संगमरमर, और हीरा, ये सब आप देख चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ से चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको बात पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके से SCRT को ख़त्म करना है जैसे NCERT ख़त्म की थी, बस आप लोगों का प्यार साथ और चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।